साथियों, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है गुप्तवंश। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक पे सीधे आते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है गुप्तवंश। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गुप्तवंश की अगर बात की जाए तो गुप्तवंश के संस्थापक अगर बात की जाए तो इसमें श्रीगुप्त ने क्या किया था? गुप्तवंश का जो संस्थापक है कौन है? श्रीगुप्त है। कब किया था? इन्होंने 275 ईस्वी में गुप्तवंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और इनके बाद इनका पुत्र आया जिसका नाम है घटोत्कच। इसका नाम क्या है? घटोत्कच। ठीक। तो श्रीगुप्त और घटोत्कच की कोई खास उपलब्धि नहीं है, ना ही साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से, ना ही किसी अन्य स्थापत्य कला या फिर और कोई। मतलब ये राजा थे, इन्होंने स्थापित किया, लेकिन बहुत ज्यादा इनके बारे में प्रश्न नहीं बनता हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। इनकी पत्नी का नाम है लिच्छवी राजकुमारी है। ये लिच्छवी राजकुमारी, इनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। क्या नाम है? कुमार देवी। पत्नी का नाम याद रखिएगा इसलिए क्योंकि पूछा गया है। ठीक है ना? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। इन्होंने इनके नाम के सिक्के चलाए थे, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि यह गुप्तवंश का वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त वंश के एक प्रभावशाली शासक के रूप में उभरे और इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पराजित करके अपने अधीन किया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है ना? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था इन्होंने। हाँ, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। एक बात ध्यान रखना, महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा, जो क्या करे? अपने अधीन कर ले। ठीक है ना? उसको क्या कहा जाता है? राजाओं का राजा, यानी महाराजा धीराज। और एक बात और रखना ध्यान, गुप्त वंश में पहला शासक जिसने सिक्के चलाए थे, पहला शासक जिसने सिक्के जारी किए, मतलब गुप्तों में गुप्त वंश का कोई पहला शासक है जिसने सिक्का चलाया। और एक बात ध्यान रखना, इसने तांबा का सिक्का चलाया है, कांसा का सिक्का चलाया, लेकिन चांदी का सिक्का नहीं चलाया है। सोने का चलाया लेकिन चांदी का नहीं चलाया। चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है ना? कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके बाद आएगा। और वो शकों को पराजित करने के बाद वो स्टार्ट करता है। अब देखो, ध्यान सुनो, यही जो है चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किया था। राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किया था। ठीक है ना? ध्यान रखना। और इनके बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है ना? अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक। अब इसके बाद जो इसका पुत्र शासक बनता है
उसका क्या नाम है उसको देख लेते हैं। इसके बाद शासक बनता है समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था या दत्त देवी था, ठीक है ना, दत्ता देवी या दत्त देवी। इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र, हाँ। इन्हें प्रथम पृथिव्या वीर भी कहा जाता है, प्रथम पृथिव्या वीर भी कहा जाता है। इन्होंने कविराज की भी उपाधि धारण की थी, कविराज की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, हाँ, इसीलिए। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है इनके उपलब्धियों की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति से हमें इनके उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है हरिसेन ने। किसने किया है? हरिसेन ने किया है। हरिसेन कौन है? इनके दरबारी विद्वान है, इनके मंत्री भी हैं, ठीक है ना। और प्रशस्ति मतलब क्या होता है? राजा की प्रशंसा में की गई रचना। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, ठीक है। अब इस प्रयाग प्रशस्ति में किस बात की जानकारी मिलती है? इन्होंने उत्तरापथ और दक्षिणापथ के राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है ना। आर्यावर्त या दक्षिणावर्त, इसको उत्तरापथ यानी आर्यावर्त इसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी आर्यावर्त और दक्षिणापथ के कई राजाओं को इन्होंने पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त के विजय से, समुद्रगुप्त के अभियान से, इसकी वीरता से प्रभावित होकर के विसेंट स्मिथ ने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक इसकी पुस्तक है, उसी में इसने क्या कहा था? इसको भारत का नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, हाँ, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के राज्यों में किया, ठीक है ना। यानी कि राजधानी कहाँ है? बिहार के पटना में, लेकिन पहुंच कहाँ गए हैं? दक्षिण तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में जो शासन सत्ता थी वो केंद्रीकृत थी, लेकिन मौर्योत्तर काल में विदेशियों के आक्रमण से सत्ता क्या हुई? विकेंद्रीकृत हुई, ठीक। यानी कई लोगों के हाथों में सत्ता चली गई। लेकिन इसके बाद जब गुप्त वंश आया तो गुप्त वंश के काल में पुनः क्या हुई? सत्ता केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो शासक बनेगा वो शासक आएगा आपका, इसका पुत्र है रामगुप्त। इसका पुत्र कौन है? रामगुप्त। यहां पर हमने कई शासक देखा है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। अब यहां पर आ जाते हैं कौन सा? रामगुप्त, ठीक है ना। रामगुप्त की पत्नी का नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना। और इसी के समय में शकों का आक्रमण हुआ था, ठीक। हाँ, अब देखिए, रामगुप्त के समय में जब शकों ने आक्रमण किया तो शकों के राजा उस समय थे रुद्र सिंह तृतीय। उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। इसने प्रस्ताव रखा रामगुप्त के सामने कि या तो तुम अपनी पत्नी को हमको सौंप दो या तो हमसे युद्ध करो, ठीक। तो रामगुप्त ने, भाई राजा हैं, प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, तो रामगुप्त ने कहा कि अब रामगुप्त के सामने दोनों प्रस्ताव रखे गया, तो युद्ध करो या तो अपनी पत्नी को सौंप दो। अब रामगुप्त ने क्या किया? अपनी पत्नी को सौंपने का निर्णय ले लिया। अब बताओ, इसलिए क्योंकि भाई अगर आक्रमण करेगा तो इनको मारेगा, राज्य हड़प लेगा, ताकतवर व्यक्ति है,
इसलिए पत्नी को सौंप देते हैं, दूसरी बीवी आ जाएगी, लेकिन राज्य थोड़ी आएगा। ठीक, तो ये एक कमजोर शासक था, लड़ने के स्थिति में नहीं था। तो इसी का भाई जो है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, हाँ विक्रमादित्य उपाधि है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कहा कि भैया ये बताइए, हमारे पिताजी इतने परमवीर चक्रवर्ती थे और उनके सामने किसी राजा की मजाल नहीं होती थी कोई सर उठा सके, और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे घर की बहू बेटियों को कोई विदेशी आकर के ले जाने की बात कर रहा है, और आप युद्ध के बजाय क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी को सौंपने का निर्णय ले लिए हैं। उन्होंने कहा भैया हम उससे लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दिमाग लगाया, कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। कहाँ बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कहा कि मैं ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके रुद्र सिंह तृतीय के पास जाऊंगा। ठीक, तो अब इनको विधिवत बढ़िया सजाया गया, साड़ी ओड़ी पहनाया गया, चूड़ी उड़ी पहनाई गई, लिपस्टिक विपस्टिक लगा होगा बढ़िया सा, पायल वायल पहना के एकदम बढ़िया सा सुंदर स्त्री की तरह बनाया गया। ठीक, बढ़िया सजा उजा दिया गया। उसका दिन को पालकी में बैठा करके, पहले पालकी होती थी ना, अब उसके बाद ले जाया गया। अच्छा, रानी को देखने का अधिकार किसी को है नहीं, केवल राजा ही देख सकता है। इसलिए जब यहाँ पर बैठे तो यहाँ पर सीधे गए रुद्र सिंह के खेमे में। और जैसे वहां पर उतरी, मार चल रहे तो पायल छन्न छन्न बोल रहा है। रुद्र सिंह सोचा कि अच्छा भाग गई रानी साहिबा, बड़ा चर्चा सुना है, बड़ी खूबसूरत आज मिलने का अवसर है। रुद्र सिंह तृतीय के खेमे में उसको ले जाया गया। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे वहां पर पहुंचते हैं ध्रुव स्वामिनी के बेस में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अब भैया फर्स्ट क्लास का अपना बैठ गए जाकर के, और इधर पहले ही अपनी सेना क्या किए थे, तैयार कर रखे, जब मैं इशारा करूंगा आग जला करके तुम लोग क्या करना, आक्रमण कर देना। ठीक, तो अब ये उस समय रुद्र सिंह तृतीय एकदम मस्त शराब पी करके, ठीक, कि आज तो ध्रुव स्वामिनी से मुलाकात होगा, बहुत विद्वत के बाद मिली हैं, बहुत सुंदरता का इनका चर्चा सुना, आज देखूंगा कैसी है। जैसे भैया गया, रात का समय, घूंघट उठाया तो ध्रुव स्वामिनी की जगह सिक्स पैक वाला आदमी, दाढ़ी मोछ वाला, कहा अरे ये कौन सी ध्रुव स्वामिनी भैया जिसको दाढ़ी मोछ है, उसका नशा उखड़ गया। तब तक खंजर निकाले, क्या किए, तुरंत उसकी हत्या कर दिया, और तुरंत अपने सैनिकों को क्या किया, संकेत दिया, और तुरंत वहां से उन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने क्या किया, उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद वही खंजर लेकर के अपने भाई साहब के पास पहुंच के, भैया हमने क्या कर दिया, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी। भैया बड़े खुश हुए। अब उसके बाद जब रामगुप्त खुश हुए तो वही खंजर से क्या किया, रामगुप्त को मार दिया, और ध्रुव स्वामिनी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और गद्दी पर स्वयं बैठ गए। गद्दी ऐसी चीज है कि भाई क्या, पिता जब मारा गया, हर्या के वंश में नहीं मार दिया। अब इसकी पत्नी का जो नाम है, इसकी पत्नी का नाम है कुबेर नागा। क्या नाम है, कुबेर नागा। हाँ, और इससे शादी किया। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, इसकी हत्या किया था ना। और इसी उपलक्ष्य में अच्छा, इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम बचपन का नाम देवगुप्त था, देवगुप्त था। ठीक है ना। विक्रमादित्य इनकी क्या थी, उपाधि थी। इन्होंने जब रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया। ठीक है ना, याद रखना, चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। ठीक है ना, पहला गुप्त शासक। ये प्रश्न पूछा गया है कि चांदी का सिक्का किस गुप्त शासक ने चालू किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम याद रखना। इसके पहले इन्होंने जारी तो किया है, इन्होंने भी किया है, लेकिन चांदी का नहीं किया था। सोने का है, तांबा का है, लेकिन इसका नहीं है। ठीक है ना, चांदी का। इसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कला में, साहित्य में, ठीक है ना, चारों तरफ इन्होंने क्या किया, विकास किया। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना। इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखना, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के काल में नवरत्न निवास करते थे। ठीक है ना, नवरत्न निवास करते थे। याद रखना कि वो कौन सा गुप्त वंश का शासक था जिसके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। नौ का नाम लिखना पड़ेगा। बेताल भट्ट है, अंतरी हैं,
शंकु हैं, घटकर्पण हैं, छपड़क हैं, कालिदास हैं, उसके बाद बराहमिहिर हैं, बराहमिहिर हैं, उसके बाद बररुचि हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 विद्वान इनके दरबार में निवास करते थे। इन्हीं को क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के काल में पहली बार एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री आया था जिसका क्या नाम था? फाह्यान, फाह्यान आया था। ठीक है ना, चीनी यात्री आया था फाह्यान। इसने भारत भ्रमण के दौरान एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या है? फूको की। याद रखना, क्या नाम है? फूको की। तो इसी के समय में चीनी यात्री फाह्यान आया जिसने फूकोकी की रचना की। इसी के दरबार में नवरत्न निवास करते थे जो अलग अलग विषय के जानकार थे। इसने इसी के काल में साहित्य कला में, स्थापत्य कला में, ठीक है ना, प्रशासनिक क्षेत्र में विकास हुआ, इसलिए इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है। इसने, इसका मूल नाम क्या है? देवगुप्त है। इसकी पत्नी का नाम कुबेर नागा है। और इसी ने क्या किया था? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, यानी कि इसकी हत्या की थी। अब इसके बाद कहा जाता है यही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है जो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इसी कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्ता था, जो कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी। ध्यान रखना, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री थी। ठीक है ना, इसकी पुत्री थी जिसका विवाह इन्होंने वाकाटक वंश के शासकों से किया था जो महाराष्ट्र में शासन करते हैं। और इन्हीं के सहयोग से इन्होंने क्या किया था? शकों को खदेड़ दिया था, पराजित किया था। ठीक, अब इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा आपका कुमारगुप्त प्रथम। अगला शासक बनेगा कुमारगुप्त प्रथम। अब इसकी पत्नी का नाम है अनंत देवी, इसकी पत्नी। तो कुमारगुप्त प्रथम अगला शासक बनता है और कुमारगुप्त की पत्नी का नाम है अनंत देवी, अनंत देवी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है, अच्छा, ये कुमारगुप्त प्रथम जो है ये ध्रुव स्वामिनी का पुत्र है। किसका पुत्र है? ध्रुव स्वामिनी का। और कुबेर नागा की जो पुत्री है कौन है? प्रभावती गुप्ता। वाकाटक वंश के नरेश से इसका विवाह किया जाता है और इसको जो है कि अगला शासक बनता है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे अधिक अभिलेख इसी गुप्त शासक के हैं। ठीक है ना, कुमार गुप्त के ही सबसे अधिक अभिलेख मिले हैं। गुप्त वंश का यही शासक है जिसने बौद्ध धर्म को विकास के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। याद रखना, कई बार पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त प्रथम। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चल करके जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेगा तो उसी के बाद मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा, मोहम्मद गजनवी आक्रमण करेगा 1000 ईस्वी के आसपास। तो उसी का एक सेनापति है, एक सरदार है, एक गुलाम है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, उसने क्या किया? इसको तोड़वा दिया था। चलो, अब इसके बाद इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसकी पत्नी का नाम क्या है? अनंत देवी। ठीक है ना, अब इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भी अपने पिता की भांति अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका पुत्र शासक बनेगा वो बनेगा स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है ना, हूणों का आक्रमण हुआ था और इसने हूणों को क्या किया था? भारत से बाहर खदेड़ दिया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस गुप्त शासक के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। याद रखना, इसी ने जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि इसने सुदर्शन झील की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। यानी जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है सुदर्शन झील के बारे में, मरम्मत करवाने के बारे में। ठीक है ना, अब इसके बाद कहा जाता है कि जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई तो गुप्त का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है ना, और इसी के बाद कमजोर शासक हुए, फिर गुप्तों का साम्राज्य क्या होगा? अलग अलग
बट जाएगा, यानी सब दूसरे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखना इनमें कि भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख जिसमें पहली बार सती प्रथा की जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। प्रश्न पूछा गया है कि सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख याद रखना, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से देखो पूरा। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। इसका पुत्र कौन था, घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद कौन शासक बनता है, पहला चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज का मतलब राजाओं का राजा। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और 319 ईस्वी में इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाने के बाद इसी उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया, ठीक है ना। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किया। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किया, ठीक है ना। और इसने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या है, दत्ता देवी। इसने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी, प्रथम पृथ्व्यावीर इसको कहा जाता है। कविराज की उपाधि धारण की थी, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों की जानकारी हमको उसके प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना हरिसेन ने किया था। इन्होंने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के कई राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था, जिसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति मिलती है। इन्होंने इनके सिक्के पर इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। एक विदेशी राइटर है, विद्वान है, जिनका नाम है विसेंट स्मिथ। उन्होंने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था इनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर के कि जिस प्रकार नेपोलियन ने क्या किया था, यूरोप में क्या किया था, अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया है, भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया है। इसलिए इनको भारत की नेपोलियन की संज्ञा देता है। इसके बाद इनका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त एक कमजोर शासक है जिनकी पत्नी का नाम है ध्रुवस्वामिनी। इसी को प्राप्त करने के लिए सकाधिपति रुद्र सिंह तृतीय का आक्रमण होता है, जिससे डर करके इन्होंने आक्रमण का जो है कि अपनी पत्नी को सौंपने का निर्णय लिया, जिसकी हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अपने भाई की भी हत्या करके ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है। इसकी पहली पत्नी का नाम क्या है, कुबेर नागा। कुबेर नागा से उत्पन्न होती कौन, प्रभावती गुप्ता। और ध्रुवस्वामिनी से कौन उत्पन्न होगा, कुमार गुप्त। इनका मूल नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, देवगुप्त है। इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद इसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से विकास हुआ था, यानी साहित्य का विकास हुआ था, स्थापत्य का विकास हुआ था, प्रशासन में विस्तार हुआ था। इनके दरबार में कुल 9 विद्वान निवास करते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता है, जिसमें अमर सिंह, बेताल भट्ट, धनवंतरी, शंकु, घटकर्पण, छपड़क, कालिदास, बरामीर, बररुचि, ये 9 थे, ठीक है ना। इन्हीं के समय में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायान। इन्होंने फूकोकी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है ना। इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता, जिसने क्या किया था, जिससे इनका विवाह कर दिया गया था, किसका, वाकाटक वंश के शासकों से, ठीक। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है कौन, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या है, अनंत देवी। और ये ऐसा शासक है जिसने सबसे अधिक अभिलेख जारी किया था, और इसी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था और हुणों को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है ना। जूनागढ़ से इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, ठीक है ना। तो समझ में आया इतना पूरा। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, एक एक करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा गुप्त वंश पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जितने महत्वपूर्ण शासक जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट है तो उसको हम लोग लिखते समय देख लेंगे, ठीक।